everyone, welcome back to my channel. So again myself Soma Chakravarti in front of you with new topic, new chapter, new series and yes, a new message to the students and society as well. अब जैसा कि आप लोग देख के समझ गए हैं कि जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो माय चाइल्डहुड के बारे में है और ये किन का चाइल्डहुड है, ये है एपीजे कलाम सर का चाइल्डहुड के बारे में. फ्रॉम दिस जर्नी टू दिस जर्नी, हाउ ही एग्जीक्यूटेड, हाउ ही फिक्स दिस काइंड ऑफ जर्नी, ये पूरा हम लोग देखेंगे माय चाइल्डहुड में. लेकिन जो फोकस होगा इस चैप्टर का वो सिर्फ चाइल्डहुड के बारे में होगा, यानी कि इनका जो चाइल्डहुड था, जो बचपन था, वो उन्होंने कैसे जिया, कहाँ जिया, कितना तक पढ़ाई करा, यानी कि उनका जो होम टाउन था रामेश्वरम, वहाँ तक उन्होंने कहाँ तक एजुकेशन को लिया और इनके पेरेंट्स कौन थे, इनके ब्रदर इन लॉ कौन थे, कौन इनके टीचर्स थे, साइंस टीचर्स थे, किन से वो इंस्पायर्ड हुए और एक ऐसे इंसान बने जिनको टैग दिया जाता है मिसाइल मैन का. एरो साइंस रिसर्च सेंटर में इनका एक अलग ही प्लेस है. ये ना सिर्फ एरोनॉटिकल इंजीनियर बने बल्कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, जो कि सर्व किया इन्होंने अपना ड्यूटी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो टाइम पीरियड था वो है 2002 टू 2007. तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इनके बारे में. तो थोड़ा सा ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उनका एक फेमस कोट है फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, जो कि इस चैप्टर को लिया गया है उनके ऑटोबायोग्राफी में से, यानी कि उनका जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसी का एक छोटा सा पार्ट माय चाइल्डहुड भी है जो कि उसी से लिया गया है. तो उनमें उनका एक फेमस कोट है कि जब वो स्टार्ट करते हैं विंग्स ऑफ फायर को, तो वो एक कोटेशन के स्टार्ट करते हैं कि वंडर वाई सम पीपल टेंड टू सी साइंस एज समथिंग विच टेक्स मैन अवे फ्रॉम गॉड. और हम लोग भी ऐसा जानते हैं कि जो साइंस पढ़ लेते हैं या फिर जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो ये मानने को तैयार नहीं रहते कि मतलब उनको साइंस जो है वो भगवान से दूर ले जाता है. ऐसी हम लोग की मान्यता है. हम लोग भी ऑफनली वर्ड यूज़ करते हैं कि मतलब साइंस में ऐसा बोला गया है, साइंस ने इसको नहीं माना, साइंस ने उसको नहीं माना. तो साइंस क्या है, मोस्टली लोग ऐसा मानते हैं कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि भगवान से दूर ले जाता है लोगों को. लेकिन कलाम सर बोलते हैं, एज आई लुक एट इट द पाथ ऑफ साइंस कैन ऑलवेज विंड थ्रू द हार्ट. फॉर मी, उनके लिए साइंस हैज़ ऑलवेज बीन द पाथ टू स्पिरिचुअल एनरिचमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ था. ये ऐसा कोई पाथ ही नहीं था. ये एक गलत नोशन है लोगों के मन में, एक गलत धारणा है कि साइंस जो है वो भगवान से दूर ले जाती है इंसान को, बल्कि ये सेल्फ रियलाइज कराती है, स्पिरिचुअल एनरिचमेंट कराती है लोगों में. ये उनका एक फेमस लाइन था. और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम सर का फुल नेम था अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, जिनको .apj.kalam बोला जाता है. थोड़ा सा और इसके अंतर देखते हैं और थोड़ा सा विंग्स ऑफ फायर का जो थोड़ा सा रिकैप देखने के बाद हम लोग समरी ऑफ चाइल्डहुड में जंप करेंगे. तो जो विंग्स ऑफ फायर है, क्योंकि उसी में से इस चैप्टर को उठाया गया है, उसी का ये छोटा सा एक सेक्शन है. तो विंग्स ऑफ फायर क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है. किनका? एपीजे अब्दुल कलाम सर का. ऑटोबायोग्राफी मीन्स उन्होंने खुद ने लिखा इनको. कवरिंग हिज अर्ली लाइफ, जिसमें इनका अर्ली लाइफ विच इज़, जो कि अभी हम लोग कवर करेंगे. अर्ली लाइफ मीन्स चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है. साथ में उन्होंने लिखा है अपने काम के बारे में, जो कि वो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड मिसाइल प्रोग्राम्स में करते थे. ये जो कहानी है विंग्स ऑफ फायर, ये एक ऐसे लड़के की है, ये बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड है जिसका, जो एक की रोल प्ले करता है इंडियन स्पेस रिसर्च, जो कि इंडियन मिसाइल प्रोग्राम्स है, और जो कि बाद में क्या बनता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है. टाइम पीरियड जो है अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्रेसिडेंसी था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कलाम सर बने थे, वो टाइम पीरियड था 2002 से लेकर 2007 तक. ये था उनका टाइम पीरियड जब उन्होंने अपनी ड्यूटी सर्व की एज अ प्रेसिडेंट के रूप में. तो ये तो था विंग्स ऑफ फायर. अब थोड़ा सा उसी का एक पार्ट जो अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि उन्होंने डिस्कस किया है अपने चाइल्डहुड के बारे में उस बुक में, तो उसी के एसोसिएट के साथ, यानी कि उसी से रिलेटेड ये भी चैप्टर है जिसको अभी हम लोग गो थ्रू करेंगे. Although I'm always requesting you, the students of class 9 CBSE, कि वो समरी को गो थ्रू करने से पहले प्लीज़ वो अपना चैप्टर गो थ्रू करेंगे और उसके बाद समरी में जंप करेंगे, ताकि वो रिलेट कर पाएंगे इजीली उस चैप्टर को इस समरी से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो आज का हम लोग का मेन फोकस है वो है समरी ऑफ माई चाइल्डहुड और माई चाइल्डहुड.
My childhood summary deals with the famous biography Wings of Fire of the celebrated Indian APJ Abdul Kalam. By childhood refers to a section in this book. This section or chapter talks about the early days of Kalam, यानी कि उनके चाइल्डहुड के बारे में पूरी जानकारी हम लोग को मिलेगा कि उन्होंने क्या किया, कहाँ से अपनी पहली शिक्षा प्राप्त की, वो कहाँ जाते थे उनके अब्बू के साथ, फिर उन्होंने उनका जो पूरा जो था ब्रदर सिस्टर्स, फादर नेम, मदर नेम, ईच एंड एवरीथिंग कवर करेंगे इसमें. Furthermore, the chapter gives us an idea of how the childhood of Abdul Kalam prepared him to become successful scientist and president in future. Much has to do with his upbringing with Kalam. डिस्कस इन दिस सेक्शन फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर. अभी जैसा कि मैंने बोला, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैंने विंग्स ऑफ फायर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया क्योंकि ये उसी में से लिया गया है. Moreover, Kalam tells about his parents and siblings here. He also mentions the important role of his friends and his life in his life. In short, one can say that in my childhood, Kalam mentions everything that had an impact on his life. इन्होंने इस चैप्टर में सब कुछ मेंशन किया है जो भी उनके लाइफ में इम्पैक्ट हुआ, rather they are his friends, his family members, his relative or his parents. These things shaped him into the सक्सेसफुल मैन ही बिकम इन द फ्यूचर. और यही सारी चीज़ें इनको इम्पैक्ट करी और इनको जो आज हम लोग इतना बड़ा, मतलब सब कौन नहीं जानता एपीजे सर को, कौन नहीं जानता. बच्चों में फेमस है एपीजे कलाम सर. इनके कोट्स दुनिया भर में फेमस हैं. मिसाइल मैन का टैग, इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया था क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड था, इनका जो फैमिली एनवायरनमेंट था, इनका जो लोकेलिटी था, जो रामेश्वरम का जो एटमॉस्फेयर था, वो सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि वो इतने अच्छे इंसान बने और बाद में वो प्रेसिडेंट भी बने इंडिया का. माई चाइल्डहुड समरी. और अब स्टार्ट होता है इसका समरी. एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इनटू अ मुस्लिम फैमिली. उनका जो जन्म हुआ था वो मुस्लिम फैमिली से में हुआ था. दैट वॉज मिडिल क्लास. और वो फैमिली कैसी थी? मिडिल क्लास थी. फर्दर मोर ही हैड 3 ब्रदर्स. इसके साथ ही उनके 3 भाई और थे. मोर ओवर कलाम हैज़ ऑल्सो 1 सिस्टर. उनकी एक सिस्टर भी थी. Furthermore, his father and mother were both of good nature. उनके पापा भी बहुत अच्छे थे और उनकी मम्मा भी बहुत अच्छी थी. Moreover, Kalam's childhood house was ancestral. और उनका जो घर था ना वो उनके पूर्वजों के द्वारा दिया गया था, यानी कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू. तो कलाम सर पेरेंट्स का जैसे जैलुद्दीन एंड अशरुन वेर टॉल एंड गुड लुकिंग. वो कैसे थे? आसिरुन. वो कैसे थे? टॉल भी थे और गुड लुकिंग भी थे. दो दे डिडंट हैव अबंडेंट रिसोर्सेज. दोनों के पास अबंडेंट रिसोर्सेज तो नहीं था. वेर वेरी जनरस एंड फेड अ लॉट ऑफ आउटसाइडर अलॉन्ग विद देयर ओन फैमिली मेम्बर्स. लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा था, यानी कि कलाम सर के जो पेरेंट्स थे वो इतने अच्छे थे, उनका पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे लेकिन नेसेसिटी के सारी चीज़ें थी उनके पास. और मतलब मोस्ट ऑफ द जो उनके घर में लोगों का आना जाना रहता था, लोग खाना खाते थे, बहुत सारे लोग उनके घर को छोड़कर भी, यानी कि घर के मेंबर्स को छोड़कर भी ऐसे बहुत लोग थे जो उनके घर का फूड एंजॉय करते थे. यानी कि ऐसा कब होता है? जब हमारे पेरेंट्स का जो नेचर होता है वो इतना हम्बल होता है, डाउन टू अर्थ होता है, जो एक दूसरे को अपनाना चाहते हैं बात के थ्रू, नॉलेज के थ्रू. तो उनकी मम्मी भी और उनके पापा भी बहुत हम्बल थे, बहुत काइंड थे लोगों से. The father of APJ Abdul Kalam lived a life that one can say was very simple. बहुत ही साधारण लाइफ, बहुत ही सिंपल लाइफ. Nevertheless, his father made all the necessities available to his children. लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को जितने भी नेसेसिटी के सामान थे ना वो सब मुहैया करवाया. मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ज़रूरत का सामान नहीं है उनके पास. हाँ, बोल सकते हैं लग्जरियस सामान नहीं था, लेकिन नेसेसिटी सारे गुड्स थे उनके पास. Furthermore, his parents didn't have any education. लेकिन उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे. And they were also not rich. और वो रिच भी नहीं थे. Moreover, many outsider ate with the family every day. लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे आउटसाइडर थे जो उनके फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते थे.
Also, Kalam had the qualities of self-discipline and honesty due to his parents. अब जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि पेरेंट्स को देखकर बच्चा सीखता है, तो कलाम सर भी अपने पेरेंट्स को देखकर कैसे तैयार हो रहे थे, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट, क्योंकि उनके पेरेंट्स बिल्कुल वैसे थे, ऑनेस्ट और सेल्फ डिसिप्लिन। कलाम्स फैमिली वॉज सेक्युलर इन नेचर, वो सेक्युलर थे, धर्मनिरपेक्ष थी उनकी फैमिली। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो मुस्लिम है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, ऐसा नहीं था। दे वेयर सेक्युलर थे, धर्मनिरपेक्ष थे। वो सारे कास्ट को, सारे रिलीजन्स को वैसे ही रिस्पेक्ट देते थे जैसे मुस्लिम को। His family gave an equal amount of respect to all the religions. Furthermore, there was participation from his family in Hindu festival as well. और हिंदू फेस्टिवल में भी वो पार्टिसिपेट करते थे। Moreover, Kalam heard stories of the Prophet and Ramayana from his grandmother and mother, यानी कि उनके जो दादी थी और उनकी जो मम्मी थी, वो कलाम सर को कहानी सुनाती थी प्रॉफिट का, जो मोहम्मद प्रॉफिट है उनके बारे में, और रामायण के बारे में, यानी कि दोनों के बारे में उनको बचपन से ही कहानी सुनाई जाती थी, जिनके कारण इनका भी जो विचार था वो सेक्युलर काइंड का था, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि किसी भी एक रिलीजन के प्रति बायसनेस नहीं था, झुकाव नहीं था, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते थे। All of this clearly shows that secularism present in his family, और ये सारी चीज़ें किसकी तरफ इशारा करती है कि उनकी जो फैमिली थी वो धर्मनिरपेक्ष थी, यानी कि किसी भी धर्म के प्रति बायसनेस नहीं था, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था। फ्रेंडशिप वॉज इन्फ्लुएंशियल इन कलाम्स चाइल्डहुड। फर्दरमोर ही हैड 3 फ्रेंड्स, उनके पास 3 दोस्त थे। फर्दरमोर देयर रिलीजियस बैकग्राउंड वेर डिफरेंट, लेकिन दोस्त तो थे लेकिन सबका जो रिलीजियस बैकग्राउंड था वो कैसा था, डिफरेंट था। Moreover, there was not a trace of feelings of discrimination among those friends. लेकिन डिफरेंट रिलीजन के होने के बावजूद किसी भी फ्रेंड में डिस्क्रिमिनेशन का भाव नहीं था, यानी कि भेद, मतलब जो हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि वो इस रिलीजन से है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, इसके साथ नहीं खेलना, उसके साथ नहीं खेलना, ऐसा नहीं था। वो तीनों डिफरेंट रिलीजन से थे लेकिन उनका जो सोल था वो एक था, डाइवर्सिटी में भी यूनाइटेड थे। All these friends including Kalam went into different professions, और सब कोई डिफरेंट प्रोफेशन में गए। इन 5th स्टैंडर्ड अ न्यू टीचर केम टू द क्लास ऑफ कलाम, और जो वो 5th स्टैंडर्ड में थे एक नए टीचर का आना हुआ उनके स्कूल में। इन क्लास कलाम वॉज वेयरिंग अ कैप, और क्लास में जो मुस्लिम्स लोग जो कैप पहनते हैं कुछ वैसा कैप कलाम सर पहन के जाते थे। दिस कैप सर्टनली गेव अ कलाम अ डिस्टिंक्ट मुस्लिम आइडेंटिटी, और ये जो कैप था वो कलाम सर को एक मुस्लिम बनने की आइडेंटिटी देता था, यानी कि देख के ही पता चल जाता था कि कलाम सर इज बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली। मोर कलाम ऑलवेज सेट नियर रामांदा अ हिंदू प्रिसन, लेकिन कलाम सर इसके बावजूद भी, मुस्लिम होने के बावजूद, वो किनके बगल में बैठते थे, रामानंदा, जो कि एक हिंदू पुजारी के बेटे थे। दिस वॉज समथिंग दैट द न्यू टीचर वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट, और ये वो नए टीचर को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बिल्कुल नैरो माइंडेड थे टीचर। टीचर होने का मतलब ऐसा नहीं कि जो ज्ञान दे, और नैरो माइंडेड नहीं, ज्ञान देने का मतलब ही है जब आप ब्रॉडर तरीके से कुछ सोच पा रहे हो, जब आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देख रहे हो, देन यू आर, एक टैग मिलता है टीचर का। टीचर का मतलब कभी नहीं होता कि आप रिलीजियस तौर पे किसी के साथ बायसनेस करें, आप कास्ट के तौर पे किसी के साथ बायसनेस करें, या फिर किसी भी माइनॉरिटी, कुछ भी रीज़न हो, आप किसी के साथ भी बायसनेस करें, कोई भी रीज़न हो सकता है इसका। ये हो ही नहीं सकता टीचर, क्योंकि ये बायसनेस कर रहे थे, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे कि रामानंदा के बगल में कोई एक मुस्लिम बच्चा बैठा हुआ है। कंसिक्यूटली कलाम वॉज रिक्वायर्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच, और जिनके लिए उनको बैक बेंच में बिठाया गया क्योंकि वो क्या थे, मुस्लिम थे, और वो टीचर उनको टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। आफ्टर दिस इंसिडेंट बोथ द फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड एंड टोल्ड दिस टू देयर पेरेंट्स, और भाई जैसा कि क्योंकि लोग पक्के दोस्त थे, इन लोग के बीच में तो ये भावना थी ही नहीं भेदभाव वाली, तो इन्होंने क्या करा कि जब कलाम सर के साथ ऐसा हुआ कि उनको बैक बेंच में बैठाया गया, तो ये जो दोस्त थे वो बहुत दुखी हुए कि भाई ये तो सही नहीं है, ऐसा तो हमने कहीं ना पढ़ा ना सीखा। तो ये जाके अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज़ को बोले कि हमारे स्कूल में एक नया टीचर आया है, जो हम लोग पहले एक साथ बैठते थे, रामानंदा और साथ में, लेकिन अभी कलाम को पीछे कर दिया गया है क्योंकि वो मुस्लिम है, वो कैप वगैरह लगाता है इसीलिए, और टीचर ऐसा कर रहा है हमारे साथ। Furthermore, Ramananda's father met with the teacher to inform him not to spread the social inequality and communal hatred. और जैसा कि उनके पेरेंट्स को पता चला, जो रामानंदा, जो
रामानंदा के पापा जो पेशे से पुजारी थे वो तुरंत उस टीचर से मिले और उनको एक थ्रेट भी दिया और उनको इन्फॉर्म किया कि आप ऐसा सोशल इनइक्वालिटी स्प्रेड नहीं कर सकते, कम्युनल हेट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कि वो किसी दूसरे रिलीजन से है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ही मेड अ डिमांड दैट द अपोलॉजी मस्ट कम, और वो अपोलॉजी का डिमांड कर रहे थे कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। फर्दर मोर इन केस ऑफ रिफ्यूजल, और अगर आप रिफ्यूज़ करते हो माफ़ी मांगने से, द टीचर मस्ट क्विट, और आपको क्विट करना पड़ेगा फिर। Consequently, there was a reformation the nature of the teacher and apology came from him, और reformation हुआ और उनके तरफ से apology भी आई, जो कि बिल्कुल जायज़ था, बिल्कुल सही था। क्योंकि एज अ टीचर, ऐसा किसी को एज अ टीचर ही क्यों, किसी को भी, इंडिविजुअल को भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, वी ऑल आर इक्वल। तभी तो इंडिया ऐसा टैग देता है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी। रिलीजन अलग, कास्ट अलग, क्रीड अलग, एज अलग, जेंडर अलग, सब कुछ अलग, लेकिन जब हम लोगों से पूछा जाता है यू आर बिलोंग्स टू विच कंट्री, देन हम लोग का जो आंसर आता है वो इंडियन ही आता है। तो इतने सारे डाइवर्सिटी में जब एक नाम उभर के आती है वो है इंडियन, तो हम लोग को भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। On one occasion, a science teacher of Abdul asked him to come to his home for dinner. और एक ओकेजन में उनके जो साइंस टीचर हैं वो कलाम सर को डिनर के लिए अपने घर बुलाते हैं। However, the wife of this teacher, science teacher, didn't agree to serve Kalam due to her belief in religious segregation. लेकिन उनके जो साइंस टीचर की जो वाइफ थी वो कलाम सर को सर्व करने के लिए मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाई, क्योंकि वो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते थे। Consequently, the science teacher made a decision to serve food to Kalam. एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो साइंस टीचर थे, अब चूंकि वो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, वो उनको ये मालूम था कि बायसनेस इज नॉट गुड, इक्वल ट्रीटमेंट इज गुड, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ने सर्व किया। उनकी वाइफ ने जब मना कर दिया कि मैं सर्व नहीं करूंगी क्योंकि कलम इज बिलोंग्स टू मुस्लिम, तो उनके साइंस टीचर ने उनको सर्व किया। Furthermore, the teacher himself sat beside कलाम to eat a meal, और इसके साथ ही वो टीचर खुद बैठ गए कलाम सर के बगल में उनके साथ खाना खाने। The wife of the science teacher was observing all this behind the door, और उनकी जो टीचर की जो वाइफ थी साइंस टीचर की, वो सारा कुछ ऑब्जर्व कर रही थी डोर के पीछे से, दरवाजे के पीछे से। The science teacher gave the second invitations to the Kalam for a meal next weekend, और जो साइंस टीचर थे उन्होंने सेकंड इन्विटेशन दिया कलाम सर को कि तुम नेक्स्ट वीकेंड में भी हमारे साथ ही खाना खाओगे। This time the wife served with her own hands but from inside the kitchen. इस समय क्या हुआ कि अब थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड ने कलाम सर के साथ बैठ के खाया और उन्होंने सर्व किया, तो दिस टाइम उन्होंने उतना जो डिस्क्रिमिनेट नहीं दिखाया, और उन्होंने इस बार सर्व तो किया लेकिन हाँ किचन के अंदर से ही सर्व किया, यानी कि बाहर आके उन्होंने सर्व नहीं किया टेबल पर। Kalam's upbringing came to an end when he received permission to go रामानाथपुरम for further study, और जो उनका अपब्रिंगिंग था यानी कि चाइल्डहुड था, अब वो समाप्त होने के कगार पर था, यानी कि अब वो हायर सेकेंडरी, हायर इंस्टीट्यूशन, हायर क्लास में जाना चाहते थे, 11-12 करना चाहते थे, और उनको परमिशन मिला रामानाथपुरम जाने के लिए, हायर स्टडी के लिए और फर्दर स्टडी के लिए। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ, तो उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको परमिशन मिला कि वो अपना जो दूसरा एजुकेशन है, यानी कि जो हम लोग 10 के बाद जो एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन, वो कहाँ लेने जाएंगे, रामानाथपुरम में। हिज फादर एंड मदर सर्टेनली लव्ड, However, this love didn't mean they forced their decision on कलाम। वो उनके पापा, हर पेरेंट्स ऐसा करते हैं, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो प्यार है वो उनके डिसीज़न के आड़े आए, यानी कि बच्चा अगर कुछ करना चाहे, अगर वो कहीं जाके पढ़ना चाहे, फर्दर स्टडी के लिए कुछ अच्छा करना चाहे, तो फिर उनका जो प्यार है फिर वो उनका बाउंडेशन ना बने बल्कि उनका सपोर्ट बन जाए। ठीक ऐसा ही किया कलाम सर के पेरेंट्स ने। कलाम सर के पेरेंट्स लोगों का जो प्यार था वो कलाम सर के लिए कभी बाउंडेशन नहीं बना, हमेशा वो कैसा रहा, सपोर्टिव रहा कि यस वी आर देयर, प्लीज़ यू गो हेड, कुछ ऐसा प्यार था उनका। तो ये तो था चैप्टर माय चाइल्डहुड का। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? अब तक तो कंक्लूजन हम लोग के हाथ में आ गया है कि जो चाइल्डहुड का कंक्लूजन है वो क्या है। माई चाइल्डहुड समरी ब्रिंग्स आउट द एसेंस ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ दिस ग्रेट इंडियन प्रेसिडेंट इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स। और ये बिल्कुल मतलब उनका जो चाइल्डहुड था वो ग्रेट था, बहुत ही अच्छा था। हालांकि इसमें बहुत सारे नाम मिसिंग हैं, जैसे कि उनका जो ब्रदर इन लॉ थे, और जैसे उनके जो ब्रदर थे, जो ब्रदर का नाम था वो शमसुद्दीन था, ब्रदर इन लॉ का नाम जलालुद्दीन था, जो कि उनको बहुत हेल्प किया।
यहाँ पर कज़न ब्रदर का भी नाम नहीं है, जो कि उनको जो पेपर का जो मिला था पेपर बेचने का, क्योंकि उन्होंने पेपर बेचने का भी काम किया था, ऐसा हम लोग को मालूम है। इनफैक्ट जो विंग्स ऑफ फायर जो उन्होंने स्टोरी स्टार्ट की वो इसी के साथ ही स्टार्ट की कि अगर कोई बच्चा कोई भी अनप्रिविलेज्ड है दुनिया के किसी भी कोने में, अगर उसको ऐसा फील होता है कि मैं अनप्रिविलेज्ड हूँ, तो कम से कम मेरा ये जो स्टोरी है विंग्स ऑफ फायर उसको इंस्पायर करेगा और वो भी अपने पैशन को फॉलो करेगा। और फॉलो करते हुए जैसे कि कलाम सर फ्रॉम न्यूज़पेपर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस जर्नी को तय किया, वैसे कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान ऐसे जर्नी को पार कर सकता है। व्हेन ही कैन देन वी कैन। द थीम ऑफ माई चाइल्डहुड इज दैट आवर लाइफ इज शेप्ड बाई आवर एक्सपीरियंस। हम लोग का जो लाइफ है वो हम लोगों के अनुभव से शेप होता है, एंड द पीपल अराउंड अस, और जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनसे भी इंस्पायर होता है। कलाम सिक्योर चाइल्डहुड इंस्पायरिंग पेरेंट्स, उनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत सिक्योर था, क्योंकि हमने देखा कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें उनके पास थी, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे जिसके कारण वो सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्ट भी बने। उनका जो एनवायरनमेंट था बहुत अच्छा था, स्पिरिचुअल था, सेक्युलर था, कोई भी बायसनेस नहीं था, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे परफॉर्मिंग बोथ। मुस्लिम प्रॉफिट की भी कहानी सुनते थे और रामायण की भी कहानी सुनते थे। Inspiring parents, supportive friends and honest teachers instilled great values in him that gave him wings of fire। और ये सारी चीज़ें उनको मदद की विंग्स ऑफ फायर बनाने में और विंग्स ऑफ फायर लिखने में, क्योंकि इसमें उन्होंने हर उस चीज़ का जिक्र किया जो कि उनके लाइफ में इम्पैक्ट किया। ये था इनका चाइल्डहुड का। और इसके साथ उन्होंने विंग्स ऑफ फायर में एक और इनका कोट है कि वी आर ऑल बॉर्न विथ अ डिवाइन फायर इन अस। हम लोग सब में एक फायर के साथ हम लोग बॉर्न हुए हैं, यानी कि हम लोग का जन्म ही एक फायर के साथ हुआ है। आवर एफर्ट शुड बी टू गिव विंग्स टू दिस फायर। और जो हमारे एफर्ट्स हैं वो इनको क्या देगा, पंख देगा। एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस। और पूरे वर्ल्ड को किससे भर देगा, गुडनेस से भर देगा। यही था उनका मेन कोट जो उन्होंने विंग्स ऑफ फायर में दिया था। और भी बहुत सारे ऐसे बेहतरीन कोट्स हैं उस बुक में। मैं रिक्वेस्ट करूंगी और रिकमेंड भी करूंगी कि चाइल्डहुड पढ़ने के बाद वो विंग्स ऑफ फायर को भी गो थ्रू करे। गूगल में इनका मिल जाता है, समरी भी मिल जाता है, ऑल्दो इनकी स्टोरी भी है, यूट्यूब वगैरह में भी इनकी स्टोरी मिल जाती है विंग्स ऑफ फायर की। मैं वो भी रेकमेंड करूंगी कि प्लीज़ उसको गो थ्रू करें। बहुत ही अच्छा कहानी है, हर एक कोट, उनका हर एक लाइन, उनके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वो जो अनुभव है, वो कमाल का था। उन्होंने कभी शादी नहीं करी, वो अकेले ही रहे, सिंगल रहे। उनको बहुत सारे भारत रत्न, बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। इंदिरा गांधी ने भी उनको अवार्ड दिया और अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट भी किए। एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा जगह रामेश्वरम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, ये एक मामूली सफ़र नहीं था। लेकिन इनको उन्होंने तय किया अपने एफर्ट से, अपने सेल्फ डिसिप्लिन से, और अपने ऑनेस्ट से, और अपने सिंपल मैन से। तभी तो इतना बड़ा टैग दिया जाता है इनको, मिसाइल मैन। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।